मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी आज वाशिंगटन डीसी से दोनों मुल्कों के बारे में बात करूंगा, अमेरिका और पाकिस्तान, और दोनों मुल्कों से कोई अच्छी बातें नहीं हैं जो की जा सकें। मैं कोशिश करता हूं कि ऑप्टिमिस्टिक रहूं, पॉजिटिव चीज़ें बताऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दोनों मुल्कों में हालात जो हैं वो ख़राब हैं। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते खासकर PIA के हवाले से मैं पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूँगा। PIA, उसकी सूरत हाल, मैनेजमेंट, चीनी का डाका, आटे का डाका, और उसके बाद थोड़ा सा टच करूँगा मलक रियाज साहब और चौधरी इफ्तिखार जुडिशरी, थोड़ा सा उसके बारे में बात करूँगा। और पाकिस्तान के बारे में मैं आज सोच रहा था कि खान साहब को कुछ रिक्वेस्ट करूँ ताकि उनको बताऊँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। 2 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी जामे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। आने वाले हालात जो हैं वो ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं कोरोना के बाद की इकानमी के हवाले से। अमेरिका के हवाले से मैं बात करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके से अमेरिका जल रहा है, और पहले कोरोना पे सियासत हो रही थी, अब सियाफाम रेसिस बेसिस पे सियासत हो रही है, अफसोस की बात। उसके बाद मैं थोड़ा सा पाकिस्तान में मीडिया के रोल में बात करना चाहूँगा कि मीडिया किस तरीके से पाकिस्तान को, दुनिया को और पाकिस्तानी कौम को जस्टिफाई कर रहा है। शुरू करते हैं PIA से। PIA एक नाकाम तरीन अदारा बन चुका है। इनमें सियासी भर्तियां कर करके उसको नाकाबले, उसको बिल्कुल एक फेल अदारा बना दिया गया है। सिर्फ 32 तैयारे हैं वहाँ पे और तकरीबन 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं। 1700 एम्प्लॉयज़ पर तैयारा। आप सोच सकते हैं कि ये एयरलाइन चल सकती है। और जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एलिमेंट इसमें देखा गया है कि पायलट जो हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनकी संदें जाली हैं, उनके घंटे रिश्वत, वो अपने ट्रेनर्स को रिश्वत दे के, पैसे दे के अपने घंटे और स्टेटस चेंज करवा लेते हैं। जिसकी रिसेंटली कुछ मिसालें थी कि मैनचेस्टर से एक तैयारा उड़ के गया और 2 घंटे उसका पायलट और को पायलट सोते रहे और वो टावर से राब्ते में नहीं रहे, कोई उसका एक्शन नहीं हुआ। अब ये तैयारा गिरा है, इसके ऊपर भी कमीशन बना दिया गया है, इसका कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान में एक फैशन बन चुका है, जिस चीज़ के बारे में आवाम को गुमराह करना हो उसका कमीशन बना दिया जाता है। बेनज़ीर भुट्टो के कातिल बेनज़ीर के वारिस नहीं ढूंढ सके अपनी हुकूमत होने के बावजूद। साहिवाल के लोगों के अभी तक कमीशन चल रहा है। जिस चीज़ को कुछ ना करना हो, कामा कमेटी में दे दिया जाता है या कमीशन दे, ये कौम अब समझती है। अब हर पाकिस्तानी के पास स्मार्टफोन है, हर पाकिस्तानी हर खबर से बाखबर है। तो इन चीज़ों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा खान साहब को, PIA को खुदा के लिए या बेच दें या इसका कोई हल निकालें, क्योंकि इन हालात में अब ये सजाए मौत का परवाना बन चुका है। अब जिस तरीके से, एक मैंने आपको मिसाल तो ये दी है कि मैनचेस्टर से पायलट उड़े हैं और वो सो रहे थे, अगले दिन एक और तैयारा इसी तरह मैनचेस्टर से उड़ा है, वो सुना है 1 इंजन के ज़ोर पे पाकिस्तान पहुंचा है। इस एयरलाइन से ये सजाए मौत के परवाने प्लीज़ आप ये लिखने छोड़ दें, या इसको एयरलाइन बनाएं तो यहाँ बेच दें या ख़त्म कर दें प्लीज़। इसको अब कौम के एक मज़लूम कौम के टैक्सों के पैसों पे चलाना छोड़ दें इसको। ये तो PIA की सूरत हाल थी। अब दूसरा जिस चीज़ के टॉपिक पे जाना चाहूँगा वो चीनी का डाका था। चीनी एक माफिया बन चुका है, चुका नहीं था। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे उनको पता था कि ये माफियाज हैं और इनको मैंने किस तरीके से डील करना है। खान साहब 2 साल हो चुके हैं, आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, प्लीज़ इंसाफ करें। या तो इन लोगों से मिनिस्ट्रियां लें, अपने इन हाउस सफाई करें, मायूस लोगों को उम्मीद दें। और मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि पूरी दुनिया को बुखार चढ़ेगा इसके बाद, इकानमी का, कोरोना वायरस के बाद, आपके पास क्या प्लान है? आपकी टाइगर फोर्स सिर्फ उसका एक मैंडेट है, लोगों को कोरोना वायरस से एजुकेट करना। उसके मैंडेट का हिस्सा ये नहीं है कि पाकिस्तान की इकानमी को किस तरह इंप्रूव करना है। प्लीज़ कोई जामिया प्रोग्राम बनाएं कि पाकिस्तान के लोग खाना खा सकें, वरना इस्लाम इजाज़त देता है कि जब आप इतने ज़्यादा भूखे हो जाएं, आप पे डाके हलाल हो जाते हैं। खुदा ना करे पाकिस्तान में वो हालात हो, उसका क्या करेंगे? आप कोई जामे प्रोग्राम, आपके ज़हन में क्या है कि कोरोना के बाद लोगों के, पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट किस तरह दिया जाएगा?
ये क्वेश्चन हर कंट्री में किया जा रहा है, बिलखसूस पाकिस्तान में भी ये क्वेश्चन होना चाहिए, होगा। आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लान होना चाहिए। आपने इस वक्त 16 एडवाइज़र रखे हैं जो मेजॉरिटी फॉरेन नेशनल्स हैं, उनको बिठा के पूछें, और सारे नॉन इलेक्टेड हैं, वो इलेक्टेड नहीं है, उनसे बिठा के पूछें कि क्या किया जाए। मैं गवर्नर नहीं रहा किसी स्टेट का, मेरे पास गवर्नर्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। मुझे वाशिंगटन डीसी में बैठ के अंदाज़ा है कि जो कौम ज़्यादा दिहाड़ियाँ लगाने वाली है वो क्या कर रहे होंगे अब कोरोना के बाद, क्या करेंगे। जिनकी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, जिनके कारोबार बंद हैं, वो बच्चों को किस तरह खिलाते होंगे। अगर मुझे यहाँ पे, मुझे ये वाशिंगटन डीसी में बैठे इस चीज़ की फ़िक्र है, तो आप किधर हैं, आपके एडवाइज़र किधर हैं। आप तरीन साहब से कोई लोन ले लें थोड़ा सा, आप मलक रियाज साहब से लोन ले लें तो पाकिस्तान चल सकता है। आपने वादा किया था बाहर से पैसे लेकर आएंगे और मुल्क चलाएंगे। आज मेरी अपनी कुछ तजावीज़ जो देना चाहता था, उसमें एक सबसे बड़ी तजवीज़ ये है, आपके अपने डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी थी नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स के बारे में, वो आपके साथ अभी भी गवर्नमेंट में शामिल हैं। आपने उनको गिरफ्त में क्यों नहीं लिया कि उन्होंने आपको गुमराह किया है, आपको झूठी रिपोर्टें दी हैं। वो जजेस जिन्होंने नवाज शरीफ, जो कि एक मुजरम था, मुलजम नहीं था, मुजरम था, उसको बाहर जाने के लिए इजाज़त दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। या फिर आपकी जेलों में हर मरीज़ जिसको शुगर है और हार्ट का मरीज़ है, प्लीज़ उनको रिहा करके सरकारी हॉस्पिटल से इलाज कराएं। ये दो स्टैंडर्ड, ये मदीने की रियासत के अंदर 2 रियासतें प्लीज़ ना बनाएं आप। कौम मायूस से मायूस तरीन है, और ये मायूसी ये ख़तरनाक है। इस्लाम कहता है मायूसी गुनाह है, तो प्लीज़ 25 करोड़ आवाम को इस गुनाह से बचाएं, इनको लीड करें। लीडरशिप की सबसे बड़ी एबिलिटी ये होती है कि वो एक डिसीजन लेता है और उसके ऊपर खड़ा होता है। आज की 21st सेंचुरी में डोनाल्ड ट्रंप को देखें आप, उन्हें अपनी पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत, डेमोक्रेट पार्टी की मुखालफत, इसके बावजूद मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं अपना। उन्होंने चाहे मैक्सिकन बॉर्डर पे वाल बनाई हो, सारी दुनिया चीखती रही है कि अब दीवारों का दौर नहीं है, लेकिन उन्होंने दीवार खड़ी की। अफगानिस्तान तालिबान के साथ उन्होंने डील बनाई, चाइना के साथ टेरफ वार पे डटे रहे। वो किस फ्रंट पे नहीं डटे रहे। उन्हें कोई ख़तरा नहीं था कि मेरी पॉलिटिकल माइलेज कम हो जाएगी। प्लीज़ आप भी स्टैंड लें, अब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आपके लिए जो दुआएं लोग करते रहे, मैं उनमें खुद शामिल हूँ कि खुदा करे कि हम डाकुओं से बचें और कोई ऐसा इंसान आए जो हमें, हमारी कश्ती, पाकिस्तान की कश्ती को पकड़ के किनारे पे ले जाए। प्लीज़ अब आप स्टैंड करें। 2 साल हो गए हैं, मजाक काफ़ी हो चुका है। गाड़ी हमेशा फ्रंट से देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के नहीं चलाई जाती। आप 2 साल मुसलसल लोगों को बताते रहे हैं कि नवाज शरीफ लूट के खा गया था, जरदारी खा गया था, मान ली बात, लेकिन अब प्लीज़ आगे देखें। लोग चाहते हैं कल क्या होगा। अब बताएं उनको कल क्या होना है। लोग मिडल ईस्ट से वापस आ रहे हैं, दुबई ख़त्म हो रहा है। कल आप ही का एक एंकर का मैं सुन रहा था, उसने कहा 200 होटल फॉर सेल है दुबई में। अगर उनकी ये हालत है तो वहाँ पे जो काम करने वाले पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, आपके पास क्या प्लान है उनके लिए? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद मुझे अफसोस के साथ एक बात, मैं अगली जो मलक रियाज साहब के हवाले से बात करना चाहूँगा। मलक साहब द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान चलाते ही वो हैं, और चलाने भी चाहिए उनको। मैं उसके हक़ में नहीं हूँ कि वो क्यों हैं। वो अफसोस इस बात का है, मीडिया के बहुत बड़े बड़े एंकर जिन्होंने मौलाना जमील की नाक की लकीरें निकलवाई हैं, उन्होंने एक खबर भी नहीं दी कि क्या हुआ है, किस तरीके से ये सारा जो एक ख़वातीन जो एक गलत काम कर रही थी और उन्होंने बिलखसूस इस्लाम का आबादा उन्होंने ओढ़ने की कोशिश की कि मैं तो एतकाफ़ में बैठी थी, किस तरीके से उनके घर में घुस के लॉ एंड ऑर्डर को पामाल किया गया है, उसके ऊपर किसी एंकर ने कोई खबर दी है? तो ये धोखा देना छोड़ दें। इसको सहाफ़त नहीं कहा जाता, ये येलो जर्नलिज्म है। आप जिस तरफ चाहना आपका दिल होता है चले जाते हैं। इस वक्त कश्मीर के लोग मुसलसल 21st सेंचुरी में 9 महीने से कर्फ्यू में बैठे हैं, और पाकिस्तान के हर मीडिया आउटलेट ने कश्मीर का साथ छोड़ दिया।
یہ ایک افسوس کی بات ہے. مجھے افسوس ہے, واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہوئے مجھے یہ افسوس ہے کہ آپ جسٹیفائی نہیں کر رہے. انڈیا کا ہر چینل اب گلگت بلتستان اور مظفر آباد کا موسم کا حال بتانا شروع ہو گیا ہے, لیکن ہمارا میڈیا اس طرف بھی جانے کی کوشش نہیں کرتا. آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, خدا را یہ نہ کریں, یہ گناہ کے برابر ہے. اب اس کے بعد میں تھوڑی سی باتیں جو کرنا چاہوں گا. اس وقت ہمارے ہر میڈیا اینکر کو ایک شوق ہے مسلسل, وہ ہم اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں امریکہ ٹوٹ چکا ہے, امریکہ ختم ہو گیا ہے اور چائنا دنیا میں نمبر 1 ہے, چائنا چڑھ گیا ہے, چائنا انڈیا کو ختم کر دے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. اس کے بارے میں آج میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا کی سپر پاورز دن اور گھنٹوں میں ختم نہیں ہوتی. آج مبشر لقمان صاحب نے اپنے ایک یوٹیوب پروگرام میں کہا کہ ایک بڑے کنٹری یا سپر پاور کی عمر 130 سال ہوتی ہے. میں ان کی اس بات سے ایگری نہیں کروں گا. مبشر لقمان صاحب امریکن کون ہیں؟ سارے یورپین ڈسینڈنٹ ہیں. یورپین لوگوں نے دنیا کی کون سی جگہ پہ حکومت نہیں کی, آج بھی کر رہے ہیں. انگلینڈ نے آپ کو کتنے عرصہ کلونلائز رکھا, پوری دنیا کو کلونلائز آئرش, برٹش, سکاٹش لوگوں نے کتنا عرصہ رکھا. اٹالینز نے کس طریقے سے افریقہ پہ حکومت کی. 130 سال میں وائٹ سپریمیسی کا خواب ختم ہو گیا. آپ ان کی انوینشنز دیکھیں. آپ آج سائنس ریلیٹڈ کوئی بک پکڑ کے دیکھ لیں, وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کسی چائنیز کی لکھی ہے, وہ کسی پاکستانی کی لکھی ہے, اور آپ نے یہ کہہ دیا بڑے آرام سے اپنے چینل میں بیٹھ کے امریکہ تباہ ہو گیا, امریکہ 5-6 سال میں ختم ہو جائے گا. اب میں تھوڑا سا کمپیریزن آپ کو بتانا چاہوں گا مبشر لقمان صاحب, کہ دنیا آج 4-5 چیزوں پہ کھڑی ہے. 18ویں صدی کا سب سے بڑی چیزیں کیا تھی؟ سٹیل تھا, پیٹرول تھا, بینکنگ سسٹم تھا. یہ تینوں چیزیں امریکہ نے دی. کارنگی میلن نے آپ کو سٹیل دیا, اس کے بعد راکا فیلر نے آپ کو پیٹرول بنا کے دیا, اس کے بعد وال سٹریٹ, انہوں نے آپ کو اکانومی بتائی کہ دنیا کا اکانومی کا سسٹم کس طرح چلے گا. آپ کو فیس بک کس نے دی؟ آپ کو ٹویٹر کس نے دیا؟ آپ کو لیپٹور کس نے دیا؟ آپ کو ہارٹ سرجری کرنی کس نے سکھائی؟ آپ کو کپڑے پہننے کس نے سکھائے؟ میرا ایک کویسچن ہے آپ کے ہر اینکر سے, آپ کتنے چائنیز برانڈ استعمال کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں 0. آپ آئی فون بنانے والے کی داد دیں گے یا آئی فون کی ٹیکنالوجی چوری کرنے والے کو آپ مانیں گے کہ یہ طاقتور ترین آدمی ہے؟ تو خدا را لوگوں کو گمراہ نہ کریں. چائنا پاکستان کو جب بھی دیتا ہے لون دیتا ہے, امریکہ جب بھی پاکستان کو دیتا ہے ایڈ اور گرانٹ دیتا ہے. چلیں اس بات کو بھی چھوڑیں, اب ان کے آرمامنٹس اور ان کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. اس وقت چائنا سے باہر چائنا کی صرف ایک آرمی بیس ہے اور وہ بھی جبوتی میں ہے. آپ کے زیادہ تر پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جبوتی کہاں ہے, وہ افریقہ میں. امریکہ 800 آرمی بیسز 70 کنٹریز میں, اور یہ اتنی آرمی بیسز اس سے زیادہ تھیں. اوباما صاحب نے جو ایک سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کے تھے, انہوں نے کئی آرمی بیسز بند کرا دی تھی. 70 کنٹریز میں 800 آرمی بیسز. اب دوسری طرف چلیں, شپ کیریئر جن کے اوپر آپ کے فائٹر جیٹس ہوتے ہیں. چائنا کے پاس اس وقت 2 ہیں, تیسرا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. 2030 تک ان کے پاس 5 شپ کیریئر ہوں گے. اب دوسری طرف چلیں, جو ورکنگ اس وقت شپ کیریئر ہیں, کچھ تو ابھی کھڑے ہیں مرمت کے لیے. امریکہ کے پاس 44 شپ کیریئر ہیں, ہر کیریئر کے اوپر 80 F-16 کھڑے ہیں امریکہ کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ چائنا چڑھ گیا اور امریکہ ختم ہو گیا 3-4 سالوں میں. یہ اس طرح کا ظلم نہ کریں. میں امریکہ کا چورن نہیں بیچنا چاہتا, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ کم سے کم سچ بولیں, لوگوں کو حقیقت ضرور دکھائیں. امریکہ چاہتا تھا, امریکہ کی ابھی بھی ول ہے کہ چائنا کو روکنے کے لیے, چائنا کے خلاف اٹھانے کے لیے انڈیا کو پروموٹ کیا جائے. ان کی فارن پالیسی کا حصہ ہے یہ. اب وہ اس کو کس حد تک لے کے جاتے ہیں یہ اب خدا جانتا ہے.
लेकिन इस वक्त इंडिया घिर चुका है एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान। मैं भी ये समझता हूँ कि इंडिया ज़्यादती कर रहा था उस रीजन में। इंडिया को इस वक्त चाइना ने घेरा है। इंडिया एक तरफ पाकिस्तान के साथ मसाइल बनाने की कोशिश, बॉर्डर इश्यूज बनाने की कोशिश कर रहा है। चाइना की बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे इशू चल रहे हैं। चाइना को नेपाल में माओवादी पार्टी जो कि चाइनीज़ फंडेड है उसके साथ मुश्किलात का सामना है। तो इंडिया घिरा है अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि कम से कम हमारे जो मीडिया एंकर अपने आप और आपके जो चैनलों के मालिक हैं, मैं ये मानता हूँ ज़्यादातर जो पाकिस्तानी और अमेरिका में और पूरी दुनिया में जो चैनल्स के मालिक होते हैं वो करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, करप्ट बिजनेसमैन होते हैं। वो इस तरीके से गवर्नमेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं। मैंने ये देखा है, अब ये ट्रेंड बन चुका है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो एंकर हैं वो अपने यूट्यूब चैनल्स पे जाके बैठ के बातें करते हैं। लेकिन वहाँ भी कोशिश करें कि आप आवाम को सच बताएं, क्योंकि अगर सच नहीं बताएंगे तो लोग आपको देखना छोड़ देंगे, आपको सपोर्ट करना छोड़ देंगे। मेरा ये रोज़गार नहीं है, लेकिन आपका ये रोज़गार है। अब इसके बाद मैं एक दो और चीज़ों पे जिस पे जाना चाहूँगा कि इस वक्त जो मेरे ज़हन में प्रपोजल्स थी, मैं जो कह रहा था कि अब 2 साल हो गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ चीज़ें पूछूं जो मेरे एक्सपर्टीज़ में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उनमें से हालात बेहतर किस तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि खान साहब, ये चीनी के डाके में शहजाद अकबर साहब ने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने 2-2 खाते हर शुगर मिल के पकड़ लिए हैं, कच्ची चिटें पक्की चिटें उन्होंने सब निकाल ली हैं, लेकिन अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई। आज एक एंकर फरमा रहे थे कि जो नैब का अदारा है, शहजाद अकबर साहब ने प्रूफ तो दे दिए हैं, अब अदालतों का काम है जस्टिफाई करें। अदालतों ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। ये अदालतें जो आपकी हैं ये सारी चौधरी इफ्तिखार साहब की अपॉइंटेड हैं। ये सलाहियत ही नहीं रखती हैं इंसाफ देने के लिए। तो आप खुदारा सबसे पहले तो वहाँ रिफॉर्म शुरू करें। और मैं ये चाहूँगा जिन जज साहिबान ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था इलाज के लिए, एक मुजरम को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी मेरी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन आपके लिए ये होगी, आपके जितने अफसरान, आपकी हुकूमत में जितने अफसरान और जितने सियासतदान जिनके बच्चे और बीवियां फॉरेन नेशनल हैं और उनके बाहर के मुल्कों में अकाउंट हैं, या तो उनसे रिज़ाइन लें तो या आप उनको फारिग करें। आपकी आधे से ज़्यादा करप्शन यहीं से रुक जाएगी। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। दूसरा एक काम मोइन कुरैशी साहब ने किया था, आप कोशिश करें दलेराना स्टेप लें। जो सियासतदान अपने कर्जे माफ़ कराते हैं उनकी लिस्टें छापें, और पिछले दौरों में जितने लोगों को CDA और LDA में ज़मीनें और जिन नवाज़शात के साथ नवाजा गया था उनकी लिस्टें अखबारों में छापें, ताकि लोग को उनके मकरू चेहरे नज़र आएँ। तीसरी बात, मैं ये सबसे बड़ी बात एक करूँगा, खान साहब पाकिस्तान में एक कंप्यूटर सिटी डिक्लेयर करें। पाकिस्तान में कंप्यूटर की एजुकेशन को मैंडेटरी करें। अगर इंडिया कर सकता है तो आपको क्या इशू है। उस कंप्यूटर सिटी में उस टैक्स माफ़ किया जाए। टैक्स कंप्यूटर रिलेटेड जितने पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स आ रही हों उन पर टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि आप दुनिया के साथ कंपैरेटिव हो सकें। जो मिडल ईस्ट से लेबर वापस आ रही है उनको कंप्यूटर सिखाएं, क्योंकि आगे कंप्यूटर रिलेटेड जॉब होंगी। मेरी दूसरी ये रिकमेंडेशन थी। उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि आपको कुछ और उसमें मशवरे दूं। जो सबसे बड़ा मशवरा ये जो मैं देना चाहूँगा, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्रेसिडेंट थे रेगन थे, रोनाल्ड रेगन। उनकी एक फ़िलासफ़ी है जिसको आज भी इकनॉमिक्स के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, इकनॉमिक्स के बड़े बड़े स्कूलों में, उसको रेगनिज़म कहा जाता है। उनमें टैक्स कट कहा जाता है। टैक्स लगा के कभी भी गवर्नमेंट नहीं चलाई जा सकती, कंट्रीज तरक्की नहीं कर सकते तरक्की। प्लीज़ टैक्सेशन कम करें और अपनी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश करें। आप मजदूर तो हम हैं, लेकिन स्किल्ड मजदूर बनाने की कोशिश करें। उसके बाद मेरा जो मशवरा, मैं ख़ास कर एक दो मशवरे आपको देना चाहूँगा। बलूचिस्तान पे तवज्जो दें। और तीसरा, किसी एक पाबंदी लगाएं कि किसी भी फॉरेन कंपनी को पाकिस्तान में ठेका ना दिया जाए। और चौथा मैं ये कहूँगा कि PIA के बारे में मैंने रिकमेंड किया
کہ آپ PIA پہ یا اس کو بیچیں یا آپ چلائیں. دوسرا مشورہ یہ ہوگا اسٹیل مل اور جتنی دوسری آرگنائزیشن اس وقت خسارے میں جا رہی ہیں ان کا خسارہ نہ پے کریں, ان کو پرائیویٹائز کریں اور وہ شفاف پرائیویٹائز کریں. وہ نہ صرف ایک فیملی یا 2 فیملیوں میں بانٹ دی جائیں لیکن ان کا کوئی حل نکالیں. مجھے اگلے سیگمنٹ تک آپ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.